हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। इन लास्ट लेक्चर हमने पीजीबीपी रिवीजन करना स्टार्ट किया था पीजीबीपी का, और उसमें हमने कुछ फर्स्ट पार्ट रिवाइज कर लिया था, डेट इज एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इस सीरीज में जो हमने अभी तक सोफार पढ़ा हुआ है उसको एक बार फटाफट रिकैप दे दीजिए। सबसे पहला प्रोविजन जो हमारा हुआ करता था डेट इज 48(2). 48(2) क्या बोलता था? एनी सम पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। shall not be allowed as deduction. Is it clear? और फिर हमने यहाँ पर देखा था what are the elements of that particular income tax और wealth tax which are not allowed as deduction, और उसमें से क्या क्या अलाउड हो सकता है। तो इनकम टैक्स यदि आपने पे किया, एडवांस टैक्स पे किया है, प्रोविजन बनाया हुआ है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, पेनल्टी पे कर रहे हो, तो इन सबका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउएवर इफ यू आर पेइंग अ लीगल चार्जेस, लीगल प्रोसीडिंग चार्जेस या लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, ऑडिट फीस पे कर रहे हो, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगेन यदि इनकम टैक्स को पे करने के लिए आपने लोन ले रखा है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसका डिडक्शन हमने अलाउ नहीं किया था। सेकेंड पार्ट हमने देखा था अदर टैक्सेस के केस में वी नीड टू रिमेंबर सेक्शन 43B, दैट इज पेमेंट ऑन एक्चुअल बेसिस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बट प्रोविजन बनाया तो कोई डिडक्शन नहीं, पेनाल्टी का कोई डिडक्शन नहीं, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय एक्ट। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि यदि इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स का रिफंड आता है देन इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल। हाउएवर यदि उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आएगा देन दैट इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। बट अदर टैक्सेस की यदि मैं बात करूं तो यदि आपको रिफंड मिलता है देन दैट रिफंड इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दैट PGBP। रीजन इज वेरी सिंपल, जब हमने इसे पे किया था तो डिडक्शन भी हमें कहाँ मिला था? PGBP। तो जब इसका रिफंड आएगा तो टैक्सेबिलिटी भी कहाँ पर आएगी? PGBP, जस्ट लाइक अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41। ठीक है। इसके बाद इसका यदि इंटरेस्ट आ रहा है तो उससे भी आप PGBP या IFOS दोनों में से कहीं पर भी टैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात की थी, वैसे तो पेनाल्टी इज इलीगल एक्सपेंसेस, और क्योंकि इलीगल एक्सपेंसेस तो उसका डिडक्शन हमें मिलता है क्या? नहीं। बट इफ पेनाल्टी इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पेनाल्टी है इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ इलीगल एक्सपेंसेस। वाई? बिकॉज इट इज नॉट लेविड अंडर एनी एक्ट। ठीक है। हम किसी एक्ट को कॉन्ट्रावीन नहीं करे, तो म्यूचुअली डिसाइड हुई थी। तो ये जो पेनाल्टी आपने पे की है बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट वन इज अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद हमने देखा था 48(1) एंड 48(1)(a), जिसमें बोला गया था TDS डिफॉल्ट। TDS डिफॉल्ट दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज नथिंग बट द TDS डिडक्टेबल बट नॉट deducted, and second one is the TDS deductible, deducted but not paid on or before the due date of ROI। दोनों में से यदि आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो TDS का while making a payment towards the expenditure, तो यदि पेमेंट रेसिडेंट को किया जा रहा है देन 30% ऑफ एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड, और यदि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिसअलाउंसेस है ये कैसा है? टेम्पररी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने डिफॉल्ट को करेक्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन बचे हुए अमाउंट का दे दिया जाएगा, दैट इज 30% या 100% एज द केस में भी अलाउड एज डिडक्शन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ एक रिलैक्सेशन दे रखा है कि डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा इवन ऑन द इवेंट ऑफ TDS डिफॉल्ट। और वो केस क्या था? यदि आपके रेसिपिएंट ने ग्रॉस इनकम शो की है वाइल मेकिंग अ कैलकुलेशन ऑफ इनकम, उसके ऊपर टैक्स पेड कर दिया है और रिटर्न भी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर दिया है। एट द सेम टाइम हमारे असेसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या ले लिया है? सर्टिफिकेट ले लिया है, तो फिर अब डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय एंटायर एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था 48(2). 48(2) सिंपली बोलता था परमानेंट डिसअलाउंसेस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी विदाउट मेकिंग अ डिडक्शन ऑफ TDS और TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड if that salary paid to the non-resident or resident who is working outside India। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100% डिसअलाउड है, दैट टू परमानेंट मतलब अब ये कभी भी अलाउ होने वाला नहीं है। इसी के साथ हमने 48(5) पढ़ा था। 48(5) क्या बोलता था? 48(5) का प्रोविजन हमें बोल रहा था कि टैक्स पेड ऑन परक्विजिट बाय द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद 48(2)B की बात करें तो 48(2)B बोलता था रॉयल्टी फीस एटसेट्रा चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, that is state government undertaking making a payment by whatever name called, whether it's a royalty, privilege fees, service charge, whatever it may be, to the state government shall not be allowed as deduction। clear है? इसके बाद 47 हमने देखा था employers contribution to unrecognized या unapproved fund not allowed as deduction at the time of contribution, it is allowed as deduction at the time of lump sum payment to the employee। clear है? जब एक्चुअली हम एम्प्लॉय को लमसम पे करेंगे तब गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी। बट अनलाइक अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, यदि हम अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड फंड की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अलाउड एज डिडक्शन एट द टाइम ऑफ
कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई आपने पे कर दिया हो, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, तो आपको यू नीड नॉट टू वरी। यदि एग्जाम में ऐसा कोई केस आता है जिसमें अप्रूव्ड फंड में आपने कंट्रीब्यूट किया है बट उसका जो पेमेंट है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई किया आफ्टर 31 मार्च, तो भी आप उसे अलाउ कर दीजिएगा बिंदास, ठीक है। इसके बाद हमने 48(9) देखा, 49 भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोविजन था। उसके बाद 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है एंड इफ एक्सपेंसेस इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल इन द ओपिनियन ऑफ द एओ, that is assessing officer, then that excessive or unreasonable portion shall be disallowed, then that excessive or unreasonable portion shall be disallowed, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता था, तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑल लीनियरली असेंडेंट, ऑल लीनियरली डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर, पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और इन सभी के रिलेटिव, ठीक है। फॉर्म के लिए बात करें तो फॉर्म के पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव, कंपनी के लिए बात करें तो डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव, सब्सिडरी की बात करें तो होल्डिंग और होल्डिंग की बात करें तो सब्सिडरी, ये बातें आपको ध्यान रखना है। बट 42 में ओनली बोलो अनरीजनेबल पोर्शन गोइंग टू बी डिसअलाउड, इंटायर एक्सपेंसेस को डिसअलाउड मत कर देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसके बाद 43, अब 43 क्या बोलता था, इफ एनी पर्सन मेकिंग अ पेमेंट टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर exceeding rupees 10,000 by way of cash, bearer check, cross check in a single day to a single party in a against the single bill shall be, whole of such sum shall be disallowed, that is entire amount को मुझे क्या करना है, डिसअलाउड करना है, कैश, क्रॉस चेक और बेयर चेक। हाउएवर क्रॉस चेक का एक एक्सेप्शन और वो क्या है, ईसीएस, यदि ईसीएस के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आई बच्चा? अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ और बात भी पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये 10,000 की जो लिमिट है डेट वन इज इंक्रीज टू 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि यदि मल्टीपल असेसी को आपने पेमेंट किया है, नो पेमेंट इज एक्सीडिंग रुपीज 10,000 इन कैश इन अ सिंगल डे, देन नथिंग इज गोइंग टू बी डिसअलाउड। पॉइंट नंबर 3, मल्टीपल बिल का पेमेंट किया है, नो बिल इज एक्सीडिंग रुपीज 10,000, देन ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। मल्टीपल डेट्स में पेमेंट किया है सिंगल बिल का एंड नो पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, देन ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन की हमने बात की थी अलग अलग। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन भी हमने देखा था। एक्सेप्शन कहाँ दिए थे, रूल 6DD में, कि यदि आपने एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, यदि आपने पेमेंट जो किया बुक एंट्री एडजस्टमेंट के थ्रू किया, यदि आपने पेमेंट ऐसे किसी पर्टिकुलर डे में किया है जिस डे में बैंक या फिर ऐसे किसी टाउन में पेमेंट किया जिस टाउन में या विलेज में बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंक, एलआईसी, यूटीआई, इन सबको आपने पेमेंट किया, या फिर कल्टीवेटर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर को पेमेंट किया, या फिर आपने कॉटेज इंडस्ट्री से जो हम गुड्स परचेस करते हैं उसके लिए पेमेंट किया, या फिर आपने सैलरी दी टू द एम्प्लॉय फॉर वर्किंग अदर देन नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर ग्रेजुएटी लेस देन 50,000 वालों को दिया, तो अलाउड एज डिडक्शन इवन दो अमाउंट इज मोर देन 10,000। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने एक बात समझी थी। प्रोविजन क्या था कि यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अर्लियर ईयर में अक्रूवल बेसिस पे ले लिया है एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एंड इफ दैट एक्सपेंडिचर इज मोर देन 10,000 बाय वे ऑफ कैश, क्रॉस चेक, बेयरर चेक, देन इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, दैट एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज इनकम, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा आपका और टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इससे हमने बहुत अच्छे से समझा था। इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोविजन आया था डेट इज 43B, जो हमने कल यहाँ पर हमारी बातें हमने छोड़ी थी, आज यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 43B, 43B का प्रोविजन क्या बोलता है, कुछ 8 एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, कुछ 7 एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन ओनली एंड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है। किस बेसिस पे मिलेगा, ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। इसका मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ये 43B का प्रोविजन जो है ना, 43B का प्रोविजन किससे अट्रैक्ट करेगा, ये सिर्फ उन लोगों को हिट करेगा जो मर्केंटाइल बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन जो कि कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको तो इस प्रोविजन से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो जितने भी एक्सपेंडिचर है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, सारे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन किस बेसिस पे ले रहा है, पेमेंट। बट मर्केंटाइल वाले क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस। तो गवर्नमेंट बोल रही है नो डाउट आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो 7 एक्सपेंडिचर मैं आपको बता रहा हूँ 43B में, इसका डिडक्शन जो है आपको सिर्फ किस बेसिस पर मिलेगा, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। व्हाट आर दैट एक्सपेंसेस, A, B, C, D, E, F और रेलवे का डब्बा। A फॉर एनी टैक्स और सेस
अदर देन इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, बी फॉर बैंक का इंटरेस्ट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट अदर देन, एक्सेप्ट मैंने आपको लिखवाया था प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी। सी फॉर कमीशन और बोनस, डी फॉर ड्यूटी लीव, ड्यूटी लीव मतलब लीव इंकैशमेंट। यदि लीव इंकैशमेंट की बात करें तो लीव इंकैशमेंट एनुअली ड्यू हो रहा है तो हम आपको उसका डिडक्शन नहीं देंगे। जब एम्प्लॉय को आप एक्चुअल में पे करेंगे, जब एक्चुअल में एम्प्लॉय उसका इंकैशमेंट लेगा तब हम उसको आपको क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। ई फॉर क्या, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन फंड या अप्रूव्ड ग्रेजुएटी। इसका मतलब ये हुआ अनअप्रूव्ड को दिया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ अप्रूव्ड को आपने यदि पेमेंट किया है तो डिडक्शन तो मिलेगा, बट ओनली इफ यदि आपने उसका पेमेंट एक्चुअल में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट कर दिया है, जो कि ऊपर वाले प्रोविजन में भी मैंने लिखवा के आपको दिया था। एफ मतलब क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट। दिस ऑल आर द एक्सपेंडिचर जिसका डिडक्शन हमें किस बेसिस पर मिलेगा, ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अच्छा, लास्ट यहाँ पर क्या था, रेलवे एसेट। आपने रेलवे की एसेट यूज की और उसके लिए अमाउंट आप पे कर रहे हो। तो अर्लियर डेज में क्या होता था, लोग अक्रूवल बेसिस पर डिडक्शन ले लेते थे और पेमेंट करते ही नहीं थे सालों साल, तो डिफरमेंट भी हो गया, डिडक्शन भी मिल गया। समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, यदि रेलवे की आपने एसेट यूज की है तो अमाउंट का डिडक्शन, आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब उसका आप एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं। क्लियर है? ओके अब यहाँ पर एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है कि 43 बोलता जरूर है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, बट वो यहाँ पर एक और एडिशनल कंडीशन वो पुटअप करता है। कंडीशन क्या है कि इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई इन द ईयर इन विच दैट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड, या फिर जिस ईयर को उस एक्सपेंडिचर को बिलोंग कर रहा है, क्या ध्यान से सुनिए, सॉरी, जिस ईयर को वो एक्सपेंडिचर बिलोंग कर रहा है उस ईयर के ड्यू डेट आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट के पहले यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो भी सेम ईयर में आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। बट एक बार यदि वो ड्यू डेट मिस हो गई तो उसके बाद आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ जिस ईयर में पेमेंट करेंगे उस ईयर में मिलेगा। क्लियर है? एक बार मैं रीड कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, द अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस कैन बी पेड टिल द, कैन बी पेड, देखो क्या बोल रहे हैं, कैन बी पेड टिल द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, और यदि आप ऐसा कर देते हो तो अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। हाउएवर यदि एक बार आपने ड्यू डेट मिस कर दी, यदि आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया है तो उस सिचुएशन में डिडक्शन जो आपको मिलेगा किस ईयर में मिलेगा, अलाउड इन द ईयर इन विच पेमेंट वाज मेड, अलाउड इन द ईयर इन विच पेमेंट वाज मेड। कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आपको ए बी सी डी ई एफ और रेलवे, क्लियर है, इनमें से यदि कोई भी एक्सपेंडिचर नजर आता है तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए किस प्रीवियस ईयर को ये बिलोंग कर रहा है। सपोज मेरा एक्सपेंडिचर 2021 को बिलोंग कर रहा है तो दूसरा मेरा काम क्या होना चाहिए कि इसकी ड्यू डेट क्या है। तो हमने चलो ड्यू डेट चलो एक रीजनेबल ले लेते, 31 जुलाई 21 है, तो क्या 31 जुलाई 21 तक इस एक्सपेंडिचर का पेमेंट हो गया है? इफ यस देन अलाउड एज डिडक्शन। यदि आपने पेमेंट इस डेट तक कर दिया, क्या यदि उस एक्सपेंडिचर का पेमेंट इस पर्टिकुलर डेट तक हो गया है तो अब मैं क्या बोलूंगा, अलाउड एज डिडक्शन, बोलो, इन प्रीवियस ईयर 2021। और इसके बाद जब भी आप एक्सपेंडिचर का पेमेंट करेंगे तो जिस ईयर में करोगे उस ईयर में अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। बेटा बहुत टाइम दिया था रेगुलर क्लास में मैंने इसके ऊपर, आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, समझाया भी था, क्वेश्चंस भी करवाए, बिल्कुल भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। माइंड में सेट होना चाहिए कौन से 7 एक्सपेंडिचर है, कब हिट करेंगे, जब आपका अकाउंटिंग बेस मर्केंटाइल है। ठीक है, यदि कैश सिस्टम है फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर हो गया? अच्छा, अब यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन 43B हो चुका है। इसके बाद जो प्रोविजन था, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो मैंने आपको नोटिंग करवाई थी, और वो अमेंडमेंट क्या था, रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अब देखो हुआ क्या था कि हमने बैंक से लोन लिया, बैंक का इंटरेस्ट जो था वो आउटस्टैंडिंग था,
हमारा अकाउंट लगातार हमने 90 डेज तक डिफॉल्ट किया तो हमारा अकाउंट एनपीए हो गया। अकाउंट एनपीए हो गया तो बैंक वालों ने कहा कि अरे रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। उन्होंने हमें नया लोन दिया। जो नया लोन दिया उस नए लोन से मैंने पुराना लोन रीपे कर दिया। अब पुराना लोन रीपे किया तो मैंने बोला चलो जी उसका डिडक्शन, तो मैंने पेमेंट तो कर दिया। नहीं समझ में आया क्या? ओल्ड लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, मतलब कन्वर्टेड इनटू फ्रेश लोन, और जो फ्रेश लोन मिला उससे मैंने ओल्ड लोन को रीपे कर दिया। जैसे ही मैंने रीपे किया मैंने बोला पेमेंट तो हो गया, पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन अलाउ करते हैं, चलो डिडक्शन अलाउ करो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, बेवकूफ मत बनाओ, एक्चुअल में पेमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेश लोन आपने ले लिया और फ्रेश लोन तो कंटिन्यू है, ओल्ड लोन की जगह आपका क्या गया, फ्रेश लोन। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यदि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्रेश लोन में कन्वर्ट किया गया, फ्रेश लोन या एडवांसेस में converted into fresh loan or advances, then no deduction shall be allowed। very important point for exam point of view, theoretical question इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो सर इस केस में डिडक्शन कब मिलेगा? डिडक्शन तब मिलेगा जब एक्चुअल में आप फ्रेश लोन का पेमेंट करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट 14A वाला प्रोविजन तो बहुत ही सिंपल था। 14A का प्रोविजन क्या बोलता था, बोलिए। 14A का प्रोविजन हमें बोलता था कि इफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न एग्जम्प्टेड इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए यदि आपने कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर किया है, देन दैट एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस किया उसका डिडक्शन एग्जम्प्टेड इनकम से ही मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर आपने किया, एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस हुए, तो उसका जो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस का रिडक्शन है वो किससे मिलेगा? एग्रीकल्चर इनकम से। आप उसे टैक्सेबल इनकम से क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक की बातें क्लियर है क्या? अच्छा अब एक लास्ट प्रोविजन है जो आपको याद आ रहा होगा, रिलेटेड टू फॉरेक्स। लास्ट जो प्रोविजन था हमारा, वो लास्ट प्रोविजन रिलेटेड टू फॉरेक्स था। फॉरेक्स से रिलेटेड जो प्रोविजन था वो क्या था, चलो देख लेते हैं नोट्स में डायरेक्टली। इसका मैंने आपको प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा एक चार्ट बना के दिया था, आई होप आपने वो रेफर किया होगा, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, तो सबसे पहले तो यू नीड टू आइडेंटिफाई जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन इफेक्ट कर रहा है वो आपके कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है या रेवेन्यू अकाउंट में। क्या सबसे पहले क्या देखना है, कैपिटल अकाउंट को हिट कर रहा है या रेवेन्यू। यदि रेवेन्यू को हिट कर रहा है तो स्ट्रेट अवे आपको उसको P&L में चार्ज करना है, ध्यान नहीं है। और यदि कैपिटल अकाउंट को हिट करेगा तो आपको एडजस्ट करना है विद द फिक्स असेट, कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट, ठीक है। तो ये बातें ऑलरेडी हमने कर रखी थी। आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पर जाके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज फॉरेक्स आपके लेवल का नहीं है, बट हाँ रेगुलर क्लास में इसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम दिया था आपको, बहुत प्यारा सा एक चार्ट बना के दिया हुआ है। एज ऑफ नाउ वो चार्ट शायद दूसरे नोट्स में मेरे, चलो ठीक है मैं आपको कल वो दिखा भी दूंगा ताकि आपको रिकलेक्ट हो जाए, बट आपके नोटबुक में वो एक बार देखिएगा। सुंदर सा चार्ट हमने बना के इसके लिए रेडी किया था, बट इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं एग्जाम में आएगा, चांसेस आर वेरी 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 लेस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन का पार्ट कंप्लीटली वाइंड अप होता है। नाउ वी आर कमिंग इनटू एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। और एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन वाला जो पार्ट है कहां से कहां तक दिया गया, फ्रॉम सेक्शन 30 to 37। अच्छा 30 to 37 में चलो थोड़ा सा बता दो जरा मुझे, 37 का प्रोविजन क्या था? जनरल डिडक्शन, रेसिड्यूरी प्रोविजन, जबकि 30 to 36 के प्रोविजन कैसे हैं? स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक डिडक्शन, ठीक है। अच्छा यदि P&L में एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन और ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है, यदि P&L में एक्सपेंसेस को ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है और अलाउड एज डिडक्शन है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या? कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, सिर्फ एक नोट देके छोड़ देना। बट यदि P&L में आपने डेबिट नहीं किया बट एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे सर? जो नहीं हुआ वो कर देंगे, मतलब क्या, नेट प्रॉफिट से हम इसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्या? डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। नॉट डेबिटेड है तो डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, और यदि ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब इस सीरीज में जो सबसे पहला हमने एक्सपेंसेस देखा था डेट इज सेक्शन 30, बहुत ही बेसिक सा प्रोविजन था जो बातें करता था रिलेटेड टू बिजनेस, बिल्डिंग के रेवेन्यू एक्सपेंसेस के बारे में बात करता था। सबसे पहले तो हम किस बिल्डिंग की बात करें ये समझ लीजिए।
हम उस बिल्डिंग की बात करें जिससे आप यूज करो फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग योर बिजनेस एंड ऑब्लिक और प्रोफेशन। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं क्या? नहीं। क्लियर है? अब यदि बिल्डिंग की यदि बात चल रही तो बिल्डिंग से रिलेटेड दो टाइप के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। पहला तो एक्सपेंडिचर जो हो सकता है दैट इज अ रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। अब यदि मैं कैपिटल की बात करूं तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग आपकी खुद की, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड यू आर यूजिंग दैट बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब नोशनल रेंट का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। जो डिडक्शन आपको मिलेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। यदि बिल्डिंग आपकी खुद की है या बिल्डिंग लीज होल्ड है बट आपने उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा किया। क्लियर है? बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किया। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा आपने हॉल लिया और उसमें आपने फिर पार्टीशन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किए, तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ उसके लिए आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। फटाफट से रिकलेक्ट करो। यदि कमर्शियल बिल्डिंग है तो कितना परसेंट? 10%। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%। और यदि टेम्परेरी बिल्डिंग हुई तो 40%, हाईएस्ट रेट 40%। ठीक है? डेप्रिसिएशन यदि कैपिटल बिल्डिंग हमारी खुद की बिल्डिंग है तो। बट यदि बिल्डिंग आपकी नहीं है, आपने रेंट पे लिया है, तो उस रेंट का आपको क्या मिल सकता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 30। अब बिल्डिंग आपकी है या आपकी नहीं है, एज द केस में भी, बट बिल्डिंग में रूटीन एक्सपेंडिचर तो होते हैं ना। बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए। तो ये जो इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेट्स एंड टैक्सेस मतलब प्रॉपर्टी टैक्सेस, इन सबका आपको डिडक्शन पीजीबी में मिलेगा क्या? यस। पॉइंट टू बी नोटेड, सपोज मेरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ध्यान से सुनना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैं रह रहा हूं, बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं और उसका मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा हूं, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे कर रहा हूं उसका डिडक्शन मुझे कहां मिलेगा? बोलो। हाउस प्रॉपर्टी में, फ्रॉम द जीएवी। जीएवी में से हम लेस करते हैं ना म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। बट यदि मेरी बिल्डिंग कैसी है? ऐसी बिल्डिंग है जिसे हम यूज करें फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग आवर ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो अब उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स मैंने पे किया उसका डिडक्शन मुझे कहां से मिलेगा? पीजीबीपी, दैट इज पी&एल में यू नीड टू चार्ज। उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी में मत चले जाना, हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्स भी नहीं होने वाला। क्लियर है? सेक्शन 30 क्लियर है? बिल्डिंग, ध्यान से, यदि मैं बिल्डिंग की बात करूं, ये देखो ये पी&एल है, पी&एल में बिल्डिंग आपकी खुद की है। चलो जी, बिल्डिंग मैंने 2 करोड़ की खरीदा, मैंने पी&एल में डेबिट कर दिया, बताओ आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो ये बिल्डिंग को जो हमने पी&एल में चार्ज कर दिया, जो गलत किया वो करेक्ट करेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग को एड बैक कर दूंगा 2 करोड़ को और उसका डेप्रिसिएशन क्या करूंगा? क्लियर है? क्लियर है? ये कंसेप्ट सबको क्लियरिटी के साथ पता है? चलो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं करता हूँ। सपोज बिल्डिंग के सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे माइनस कर रखे हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सपोज बिल्डिंग का रेंट पे किया, यहाँ पे माइनस किया। सपोज मैंने टैक्सेस पे किया, यहाँ पे माइनस किया। सपोज मैंने कहा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन सबका डिडक्शन क्या यहाँ पे अलाउड है? ऑफकोर्स अलाउड है। अब अलाउड है तो मुझे बताओ क्या नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। बट उसके लिए हम नोट दे देंगे कि सेक्शन 30 में अलाउड है और हमने उसका डिडक्शन ऑलरेडी पी&एल में चार्ज करके ले लिया, बात खत्म। क्लियर है? अब आता है सेक्शन 31। इसी का भाई है। किसके लिए बात करता है? फर्नीचर, फिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी। कौन सा फर्नीचर, फिक्चर, कौन सा प्लांट एंड मशीनरी? विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, अब आपने यदि प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया या फर्नीचर फिक्चर परचेस किया तो वो तो कैसे नेचर का है? कैपिटल। और कैपिटल नेचर का तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। वी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। फर्नीचर फिक्चर के ऊपर का डेप्रिसिएशन बताइए एवरीवन। 10%। और प्लांट एंड मशीनरी का जनरली क्या होगा? 15%। थोड़ा सा और डिटेल में चले जाओ, कंप्यूटर के लिए कितना लेना? 40%। जागो जागो मेरे प्यारे, कंप्यूटर के लिए कितना लेंगे? 40%। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी जनरली 40% में क्लासीफाई कर देते हैं। हाँ, कुछ बुक्स में 25% बोला है बट 40% में क्लासीफाई करके खत्म कर देते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डेट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको प्लांट एंड मशीनरी में मैंने मोटर कार के लिए भी अमेंडमेंट्स वाली बातें बताई है, याद हो तो? चलो अभी कंफ्यूज नहीं करता, अभी हम उसको छोड़ देते हैं।
बाद में देखेंगे, बट जनरली प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं बोला गया तो क्या ले लेना 15%। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर के लिए भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे, और इस रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिडक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, सेक्शन 31 में। अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, एक तो इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी का आपने इंश्योरेंस करवाया, फर्नीचर फिक्चर का इंश्योरेंस करवाया, कहाँ चले जाना 31 में। रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, कहाँ चले जाना सेक्शन 31 में। बट ध्यान रहे, जो आप एक्सपेंसेस जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो या रेंट पे कर रहे हो, इसका डिडक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, सेक्शन 37। यदि आपको प्रोविजन वाइज याद नहीं रहता ना, बस इतना याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर के जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू बिजनेस वाले, वो सारे प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्चर जो बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसके जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सबका 100% डिडक्शन मिलेगा, मतलब सबको पीएनएल में डेबिट कर दें। समझ में आया, क्लियर है। इसी के साथ हमारा 31 कंप्लीट। नाउ वी आर कमिंग इनटू सेक्शन 32, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एग्जाम में देख के जाना। बट प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप डेप्रीसिएशन को देखने बैठते हो ना, इतना बड़ा चैप्टर है ये, अपने आप में पूरा चैप्टर है ये, पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते वो खत्म ही नहीं होता, और हमारा बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। डोंट डू दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पे चले जाएगा तो बाकी चीज़ें छूट जाएगी। क्या करना, नोट्स में मैंने जितना बताया ना उतना मोर देन इनफ है, ट्रस्ट मी। नोट्स में जितना लिखवा दिया ना उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको क्या रखना, 100% फेथ रखो, नोट से फटाफट पढ़ो, 3-4 पेजेस है डेप्रीसिएशन के, खत्म, उतना पढ़ा खत्म, आगे बढ़े क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो डेप्रीसिएशन के बारे में बात करो। डेप्रीसिएशन इज नथिंग बट इट्स अ टाइप ऑफ अलाउंसेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्रीसिएशन जो अलाउड होगा वो किसके ऊपर, डेप्रीसिएबल असेट। डेप्रीसिएबल असेट मतलब क्या, ऐसी असेट जिसको हम यूज करें फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड ऑब्लिक और प्रोफेशन। एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, दो मेथड हमें अलाउ किए गए, वन इज द SLM मेथड एंड अदर वन इज द ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। अच्छा जल्दी से बता दो, SLM मेथड सिर्फ किसको अलाउ किया गया, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग, सो मतलब अंडरटेकिंग हु इज एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जबकि बाकी सबके लिए, या बाकी सबके लिए नहीं सॉरी, सभी के लिए दूसरी मेथड कौन सी है, ब्लॉक ऑफ असेट। सभी के लिए से मेरा मतलब क्या, इंक्लूडिंग पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। यस, पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के पास ऑप्शन है कि या तो वो ब्लॉक ऑफ असेट मेथड यूज करें या SLM, बट पावर जनरेटिंग को छोड़ के बाकी सबके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक सिंगल मेथड ही है, और वो क्या है, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। वी आर नथिंग टू डू विथ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में आपको क्या बोला गया, वो वहां पे एप्लीकेबल करना। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली बातें करना, क्लियर है। ओके, इनकम टैक्स एक्ट में सबको कौन सी मेथड अलाउड है, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में और SLM मेथड में, दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में हम हमेशा ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। वी आर ऑलवेज, ये आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में वी आर ऑलवेज कंसर्न रिगार्डिंग द ब्लॉक। इंडिविजुअल असेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वंस असेट इंटर इनटू द ब्लॉक इट्स वेनिसेस इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसकी अपनी खुद की पहचान खो जाती है। ये वर्ड्स आपके कानों में गूंजना चाहिए, क्लियर है। ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में वी आर ऑलवेज कंसर्न रिगार्डिंग द ब्लॉक, इंडिविजुअल असेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वंस असेट इंटर इनटू द ब्लॉक इंडिविजुअल असेट की आइडेंटिटी खो जाती है। हम जब भी बात करेंगे ब्लॉक के साथ करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम चेक करेंगे ब्लॉक में क्या है, कैपिटल गेन आएगा हम ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक को चेक करेंगे कि ब्लॉक में असेट है या नहीं है, ब्लॉक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट इंडिविजुअल असेट के बारे में हम कभी बात करेंगे क्या, नहीं। अनलाइक ब्लॉक ऑफ असेट मेथड, जब SLM असेट की बात करें, सॉरी SLM मेथड की बात करें, तो SLM मेथड को मैंने एक और नाम दिया था, यदि आपको याद हो तो जल्दी से बताओ क्या, सिंगल असेट सिस्टम, याद आ रहा है। मतलब in case of SLM method we are always concerned regarding the single asset। वापस से मैं रिपीट कर दूं, in case of SLM method we are always concerned regarding the single independent asset। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मैं इंडिपेंडेंट असेट के साथ देखता हूं क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असेट है या नहीं। इंडिपेंडेंट असेट का मैं P&L बनाता हूं, जबकि ब्लॉक ऑफ असेट में कभी भी इंडिपेंडेंट असेट का P&L बनता है क्या, नहीं बनता। हम क्या देखते हैं, ब्लॉक, ओवरऑल ब्लॉक के साथ क्या हुआ, क्लियर है, क्लियर है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो मेथड हमने देखा था, दैट इज इंडिविजुअल असेट सिस्टम, दैट इज अ SLM मेथड। अब SLM मेथड क्या बोल रहा था, बोलो एवरीवन, अवेलेबल ओनली टू द असेसी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
पावर यूनिट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एसएलएम मेथड या फिर ब्लॉक ऑफ असेट, बट जब असेट आएगी उसी टाइम पे आपको ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा, आप रूटीन बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते। एक बार ऑप्ट कर लिया तो उस असेट के साथ वो ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट नंबर 3, क्योंकि एसएलएम मेथड इज जस्ट लाइक अ सिंगल असेट सिस्टम, इसलिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल असेट का पीएनएल बनाते हैं क्या? यस, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रीसिएशन, देखो डेप्रीसिएशन चार्ज करना नॉट एट ऑल अ बिग कंसेप्ट, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप असेट को फर्दर सेल करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा फोकस करना। आपको मैं एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ रिकनेक्ट करवा देता हूं। देखो हमने क्या बात की थी, सपोज हमारी एसेट की कॉस्ट 10 करोड़ है, कितनी बेटा? 10 करोड़। एसएलएम मेथड से 10% से हमने 6 सालों में 6 करोड़ रुपए क्या कर दिए? चार्ज कर दिए। मतलब बचा कितना? 4 करोड़ बचा हुआ है। डब्ल्यूडीवी कितनी बची? बोलो फटाफट बोलो। 4 करोड़ की बची। अब इस एसेट को मैं बेच रहा हूँ। सर हमने कितने में बेचा? सपोज मैंने बोला 2.5 करोड़ में मैंने बेच दिया, ठीक है। 2.5 करोड़ में बेचा, मतलब मेरा शॉर्टफॉल कितना आ गया? 1.5 करोड़ का है। मैंने आपको सिखाया कैसे था, मैंने कहा असेट कितने की है, आपने कहा 10 करोड़ की है। मैंने कहा बेचा कितने में, तो आपने कहा जी 2.5 करोड़ में। तो मैंने बोला डेप्रीसिएट कितनी हुई, आपने कहा 7.5 करोड़। मैंने कहा आपने एक्चुअल में डेप्रीसिएट कितनी की है, आपने कहा 6 करोड़। कितना कम डेप्रीसिएट किया? 1.5 करोड़। जो कम डेप्रीसिएट किया उसे एज अ डेप्रीसिएशन, एज अ टर्मिनल डेप्रीसिएशन क्लेम कर लो। बराबर है ना बात? और मैं इसको टर्मिनल डेप्रीसिएशन क्यों बोलता था? बिकॉज वी आर टर्मिनेटिंग द असेट, और ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ द टर्मिनेशन हम उस असेट का शॉर्टफॉल जो है उसको एज अ डेप्रीसिएशन पीजीबी में चार्ज कर। वापस से, असेट 10 करोड़ की थी, 2.5 करोड़ में बिकी, 7.5 करोड़ से डेप्रीसिएट हुई है, बट मैंने एक्चुअल में डेप्रीसिएशन कितना क्लेम किया है? ओनली 6 करोड़। मतलब मेरी असेट जो है वो 1.5 करोड़ से मैंने कम डेप्रीसिएशन चार्ज किया। मेरी असेट में 1.5 करोड़ से मैंने कम डेप्रीसिएशन चार्ज किया। जो अभी तक आपने नहीं किया वो अब कर लो इन द नेम ऑफ टर्मिनल डेप्रीसिएशन। तो ये 1.5 करोड़ का क्या होगा? एज अ टर्मिनल डेप्रीसिएशन अलाउड एज डिडक्शन। बराबर है क्या? ठीक है। अब सेकंड पार्ट, सपोज मैंने असेट को उठा के कितने में बेच दिया? सपोज मैंने 6 करोड़ में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटा? 6 करोड़ में बेच दिया। अब मुझे बताओ 6 करोड़ में जब मैं असेट को बेचूंगा तो 2 करोड़ का क्या सरप्लस आएगा? यस। अब इस केस में हम क्या बात करते थे? हमने बोला जी असेट कितने की है, मैंने बोला 10 करोड़ की है, बेचा कितने में? 6 करोड़। डेप्रीसिएट कितने से हुई? 4। बट आपने एक्चुअल में डेप्रीसिएशन अभी तक कितना क्लेम किया? मैंने बोला 6। कितना ज्यादा डेप्रीसिएशन क्लेम करना चाहिए आपको? कितना करना चाहिए था? 4। आपने कितना किया? 6। कितना ज्यादा क्लेम कर लिया? 2 करोड़। तो जो ज्यादा क्लेम किया है उसे रिवर्स करो। डेप्रीसिएशन आपने कितना क्लेम किया? 6 करोड़ का, जबकि करना सिर्फ कितने का था? 4 करोड़। तो ज्यादा कितना क्लेम किया? 2 करोड़ का। जो 2 करोड़ का ज्यादा डेप्रीसिएशन आपने बिजनेस पीजीबीपी में क्लेम किया है उसी को पीजीबीपी में रिवर्स करो। रिवर्स किसके नाम पे करेंगे? बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम मान के इसको मैं क्या करूंगा? टैक्सेबल। क्लियर है? लास्ट केस जो हमारा होता था वो क्या था? थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लो। सपोज मैंने असेट को कितने में बेच दिया? 13 करोड़ में बेच दिया। असेट को कितने में बेचा? 13 करोड़। अब जब मैं 13 करोड़ में बेचूंगा तो सरप्लस कितने का आएगा? 9 करोड़ का सरप्लस है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 करोड़ की असेट थी, 13 करोड़ में आपने बेच दिया। डेप्रीसिएट कितने से हुई? सर डेप्रीसिएट तो हुई नहीं है, तो एप्रीसिएट हुई है, बट आपने ऑलरेडी डेप्रीसिएशन कितना क्लेम कर लिया? 6 करोड़। डेप्रीसिएशन आपने कितना क्लेम किया? 6 करोड़। बट करना चाहिए था क्या? नहीं। तो जो आपने पीजीबीपी में क्लेम किया उसको रिवर्स करो। मतलब आउट ऑफ दैट 9 करोड़ जो आपने 6 करोड़ का डेप्रीसिएशन क्लेम किया है उसको मैं क्या मान लूंगा? बैलेंसिंग चार्ज। और कहां पे टैक्स करूंगा? पीजीबीपी में अंडर सेक्शन 41 डीम्ड इनकम मानकर पीजीबीपी में टैक्सेबल। सर बाकी का क्या होगा? बाकी का मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल गेन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बताओ फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसीडरेशन क्या है मेरा? 13 करोड़। लेस क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 10 करोड़। बचा कितना? 3 करोड़। ये 3 करोड़ क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या यहाँ तक? अब ये चार्ट को आप फटाफट फटाफट से देख लो। क्या बोला था हमने? सबसे पहले तो हम क्या बातें करते थे कि आपने जो असेट बेची वो उसका जो सेल कंसीडरेशन है उसको कंपेयर करते थे डब्ल्यूडीवी और कॉस्ट के साथ। इफ़ योर सेल कंसीडरेशन इज लेस देन द डब्ल्यूडीवी तो जो बैलेंस जो डेट इज शॉर्टफॉल आ रहा है डेट वन इज ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रीसिएशन, डेट वन इज ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रीसिएशन एंड अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? अच्छा, यदि आपका सेल कंसीडरेशन इज मोर देन द डब्ल्यूडीवी बट लेस देन द कॉस्ट, क्या
मोर देन द WDV बट लेस देन द कॉस्ट, तो केस में क्या होगा, जो भी सरप्लस आएगा दैट सरप्लस इज कंसीडर्ड एज अ बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP अंडर सेक्शन 41 एज अ डीम्ड इनकम, बराबर है ना। बट इफ योर सेल कंसिडरेशन इज मोर देन द कॉस्ट, उस केस में दो बातें हो जाएगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया है उतना क्या मान लेना बैलेंसिंग चार्ज एंड टैक्सेबल अंडर दैट PGBP, बाकी को उठा के कहाँ ले जाना, कैपिटल गेन में, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अच्छा, SLM मेथड में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इन केस ऑफ SLM असेट एडिशनल डेप्रिसिएशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, एग्जाम में पूछेगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ SLM असेट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बोल देना नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत बेनिफिट दे रही है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया क्या, चलो जी, अब ये हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड था ब्लॉक ऑफ असेट मेथड। ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में डायरेक्टली चार्ट में आ जाइए, जो हमारा चार्ट था क्या होता था, हम क्या बोलते थे जनरली, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड इज नथिंग बट द इट इज अ मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करना है, तो टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल असेट, क्या टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल असेट, सिर्फ टेंजिबल असेट नहीं, इवन इंटेंजिबल असेट के ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, विच इज ऑन्ड बाय द असेसी इधर पार्टली और होलली एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड ऑब्लिक और प्रोफेशन। और डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो किसके ऊपर, ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। अब सबसे पहले टेंजिबल इंटेंजिबल की मैं बात करूं तो टेंजिबल मतलब क्या, तो टेंजिबल में हम क्या क्या कवर करते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। इंटेंजिबल में क्या आएगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, क्लियर है ना। तो जो भी IPRs है वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, नो हाउ याद रहेगा ना, इंटेलेक्चुअल इंटेंजिबल में, ठीक है। इंटेंजिबल में रेट पता है क्या आपको, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, नो हाउ, ये क्योंकि भूल जाते हैं ना, नो हाउ, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, यस यस वेरी गुड, 25%, यस यू आर करेक्ट, कॉपीराइट एटसेट्रा, और कितना परसेंट है, 25% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब यदि टेंजिबल असेट की बात करूं तो कौन कौन सी टेंजिबल असेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर। फर्नीचर फिक्चर के ऊपर जनरली, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जनरली, बिल्डिंग के ऊपर जनरली 10%, कुछ नहीं बोला तो 10% चार्ज करना, कमर्शियल बिल्डिंग मान के, ठीक है। चलो, ऑन बाय द असेसी दैट ऑनरशिप कैन बी अ एक्चुअल ऑनरशिप, इट कैन बी अ बेनिफिशियल ऑनरशिप। तो इस बारे में मैंने आपको दो बातें बताई थी, यदि आपको याद हो तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आगे आपकी नोटबुक में लिखवाया लीज और हायर परचेस का केस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैट असेट कैन बी होली ऑन बाय द असेसी, इट कैन बी पार्टली ऑन। यदि होली ऑन बाय द असेसी है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, इंटायर डेप्रिसिएशन उसे ही मिलेगा। बट पार्टली ऑन है, सपोज मेरी ऑनरशिप 30% है, तो डेप्रिसिएशन भी मुझे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ही मिलेगा। 100% डेप्रिसिएशन मुझे मिलने वाला है क्या, नहीं। सुन में, मतलब सपोज कार 10 लाख की है और 10 लाख में मेरी जो ऑनरशिप है वो 30% है, तो 10 लाख का 15% आपने कैलकुलेट किया, कितना है, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 30% ही मुझे डेप्रिसिएशन क्या करेगा, अलाउ किया जाएगा, क्योंकि मेरी ऑनरशिप कितने परसेंट है, 30%। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, that asset should be put to use, put to use होना चाहिए। that put to use can be active, it can be passive। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, पैसिव यूज मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन्वर्टर इंस्टॉल करके रख दिया बट इलेक्ट्रिसिटी कभी गई नहीं, तो इन्वर्टर कभी यूज हुआ ही नहीं, बट क्या वो रेडी टू यूज है, यस। तो डेप्रिसिएशन आप उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं, यस, बिकॉज पैसिव यूज तो है ना, समझ रहे हो ना। तो पुट टू यूज होना चाहिए, बट दैट पुट टू यूज कैन बी एक्टिव, इट कैन बी पैसिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बोला कि यदि आप बिजनेस असेट को होली यूज करो बिजनेस के लिए, तब तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इफ यू आर यूज होली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस देन फुल डेप्रिसिएशन अवेलेबल। इफ यू आर नॉट यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट यदि आपने पार्टली बिजनेस के लिए और पार्टली पर्सनल यूज किया, तो पार्टली प्रोपोर्शनेट अप टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, जितना आपने बिजनेस के लिए यूज किया है, जितना आपने बिजनेस के लिए यूज किया है उसका आपको डिडक्शन में अलाउ कर दूंगा, बाकी का क्या कर दूंगा, डिसअलाउड। एग्जाम में ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, हमको ना कार दे दी जाती है और हमको बोला जाता है कि 2/3 बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया। आपने भी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, देखा होगा कार के बारे में, वो मैक्सिमम टाइम बात करता है।
2/3 बिजनेस पर्पस के लिए, 1/3 पर्सनल। तो मुझे क्या करना है, जितना भी कार के एक्सपेंसेस है उसका 2/3 अलाउ करूंगा, 1/3 क्या कर दूंगा, डिसअलाउ। कार के जो डेप्रीसिएशन है उसका भी 2/3 क्या करूंगा, अलाउ, और 1/3 क्या करूंगा मैं, डिसअलाउ। क्लियर है बात समझ में? अच्छा, डेप्रीसिएशन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, स्टार मार्क करके रखो। डेप्रीसिएशन जो है वो क्या है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? और ब्लॉक ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ असेट मतलब क्या वैसे, इट्स नथिंग बट द ग्रुप ऑफ असेट हैविंग अ सिमिलर नेचर एंड सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। वो सारी असेट का एक ग्रुप जिसका नेचर और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन सेम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, इससे पढ़े बिना मत जाना, एग्जाम में क्वेश्चन होता है। फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन यू नीड टू इग्नोर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को कंप्लीटली इग्नोर करना है। वापस से रिपीट कर दूं मैं, रीवैल्यूएशन को कंप्लीटली इग्नोर करना है। मतलब क्या हुआ कि आपको जो वैल्यू लेनी है, दैट इज कॉस्ट लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन, दैट इज बिफोर रीवैल्यूएशन। क्लियर है? ये पहला पॉइंट, रीवैल्यूएशन कंप्लीटली नीड्स टू बी इग्नोर, पहली बात। दूसरा, इन केस ऑफ लीज जो डिडक्शन मिलेगा डेप्रीसिएशन का वो किसको मिलेगा, लेसर को। कुछ बच्चों के माइंड में बहुत बड़ा डाउट होता है कि नहीं नहीं सर लेसी को मिलेगा। अरे लेसी को नहीं मिलेगा, लेसर को मिलेगा। क्या, लीज के केस में, क्योंकि बेनिफिशियल ऑनर, एक्चुअल ऑनर कौन है, लीगल होल्डर कौन है, लेसर। तो लेसर को ही हम क्या देते हैं, डेप्रीसिएशन का बेनिफिट देते हैं। इज यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग देयर बिजनेस, सिंपल। मैंने लीज आउट किया है ना आपको, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन का बेनिफिट किसको मिलता है, लेसर को। बट इन केस ऑफ हायर परचेस, इन केस ऑफ हायर परचेस डेप्रीसिएशन का बेनिफिट किसको मिलेगा, ट्रांसफरी। किसको बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसफरी। क्लियर है, ध्यान रहेगा यहाँ तक? ओके, अब यहाँ तक की बातें खत्म हो गई है, तो अब हम डेप्रीसिएशन के कुछ प्रोविजो पढ़ते हैं, एडिशनल डेप्रीसिएशन के बारे में बात करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कैसे करना। ठीक है, सबसे पहला प्रोविजो क्या है, प्रोविजो टू सेक्शन 32(1), और 32(1) क्या बोलता है, इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल एज वेल एज एडिशनल डेप्रीसिएशन। अब मैं आपसे डायरेक्टली ये बात कर सकता हूँ कि इट इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल एज वेल एज एडिशनल डेप्रीसिएशन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ये ध्यान रखना, बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि इस प्रोविजो को वो हर एक ईयर में चेक करता है। अरे नहीं चेक करना रे भाई, सिर्फ कौन से ईयर में चेक करना है, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। सब प्रोविजो है क्या, प्रोविजो क्या बोलता है कि यदि किसी एसेट को आपने परचेस किया और उस ईयर में इफ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, put to use for less than 180 days, then only half rate of depreciation is available. क्या बोलता है प्रोविजन, बोलो तो जरा, क्या, asset put to use for less than 180 days in the year of acquisition, then depreciation जो अलाउ किया जाएगा that is a half rate। वापस से, सपोज मैंने asset परचेस की 19-20 में, बट पुट टू यूज की 20-21 में, लेस देन 180 डेज। बताओ डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा 20-21 में, फुल डेप्रीसिएशन। अच्छा 19-20 में कितना मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा, पुट टू यूज ही नहीं है। ध्यान से सुनो ना, क्या कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा ऐसे में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 19-20 में एसेट परचेस की, बोलो हाँ, बट पुट टू यूज कब की, 20-21 में मैंने यहाँ कहीं पे पुट टू यूज की, पुट टू यूज, ठीक है, लेस देन 180 डेज। 19-20 में डेप्रीसिएशन कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पुट टू यूज ही नहीं है। जब तक पुट टू यूज नहीं होगा तब तक डेप्रीसिएशन का बेनिफिट मिलेगा क्या, नहीं। बट 20-21 में मुझे कितना मिलेगा, फुल। वाई, क्योंकि प्रोविजो यहां पर अट्रैक्ट होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज ईयर ऑफ एक्विजिशन में लेस देन 180 डेज नहीं है। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, गलती तो नहीं करूंगे ना इसमें, ये पॉइंट में गलती होती है, देख के जाना, गड़बड़ मत करना बस इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व किए हैं। प्लीज इस पॉइंट पे गलती नहीं करना, ये गलती यदि आप करते हो ना तो ये मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक हो गई। वापस से, इफ असेट, वापस से लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है, देखो परचेस किया, रेडी टू यूज है, बट अभी तक मैंने पुट टू यूज नहीं किया, डेप्रीसिएशन मिलेगा क्या, नॉट अवेलेबल। परचेस किया, पुट टू यूज भी कर लिया सेम ईयर में, तो अब यहाँ पर डेप्रीसिएशन अलाउ होगा, यस होगा। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा पुट टू यूज लेस देन 180 या मोर देन 180।
यदि मेरा पुट टू यूज लेस देन 180 है तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ, और यदि मोर देन 180 है तो फुल। समझा क्या? बट परचेस किसी और साल में, पुट टू यूज किसी और साल में, तो आप क्या बोलोगे, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जिस ईयर में पुट टू यूज किया उस ईयर में फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज। क्लियर है? चलो एक बात अब क्लियर हो गई। तो ये एग्जाम्पल थे, आपके पास बुक में है। आज जब हमारा लेक्चर खत्म हो तो उसके बाद एक बार इसे रिकैप जरूर कर लेना ताकि मिस्टेक ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ बट मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताते चलो, मैं लिखते चलता हूँ। कंप्यूटेशन में हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, पहले तो कंप्यूटेशन कैसे होगा, ब्लॉक वाइज, ब्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज नहीं, ब्लॉक वाइज, ठीक है। अब ब्लॉक वाइज असेट का कंप्यूटेशन करना है, सबसे पहले क्या लेना, ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4, जो भी दिया होगा, समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, ऐड, क्या ऐड कर दूं, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में क्या क्या, पहला तो क्या, असेट नॉट येट पुट टू यूज, यदि ऐसी कोई असेट है तो इसके ऊपर तो कोई डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं, आप इवन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ब्लॉक में नहीं आएगी तो भी चलेगा, ठीक है। कुछ असेट ऐसी होगी विच इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कैसा रहेगा, हाफ रेट। कुछ असेट ऐसी होगी जो पुट टू यूज फॉर मोर देन और इक्वल टू 180 डेज, ये वो असेट है जिसके ऊपर फुल रेट। अच्छा, इतना सब होने के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, वेरी वेरी गुड, ग्रॉस WDV आ जाएगा मेरा। अच्छा, ये ग्रॉस WDV आया, ये ग्रॉस WDV का क्या करना है, लेस करेंगे, पॉइंट नंबर डी, लेस असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितनी सेल हुई उतनी माइनस कर देंगे। उसके बाद अब क्या आएगा, पॉइंट नंबर ई, WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, और यहीं से हमारा एक्चुअल कहानी स्टार्ट होता था, याद हो तो आपको, ये यहां तक तो एकदम इजी था, बोलो हाँ। यहां से अब बताओ आगे की कहानी क्या, मैं क्या बोलता था, चेक करो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अच्छा, यदि पॉजिटिव तो अगेन चेक करो, क्या असेट है या असेट नहीं है, यदि असेट है तो फिर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। मैं इसको प्यार से क्या बोलता था, जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट यदि ब्लॉक में असेट नहीं है तो इस केस में कोई भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं क्या, नहीं। यहां पर बात क्या होगी, शॉर्ट टर्म, एनीबडी, कैपिटल लॉस, वेरी गुड। अब आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो कि हमने इसको लॉजिकल भी समझा था कि हमारे जो ग्रॉस WDV है वो ज़्यादा है तभी तो पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस आने वाला है। अच्छा, निगेटिव है WDV तो इस केस में क्या होगा, अगेन दो बातें, ब्लॉक में असेट है या ब्लॉक में असेट नहीं है। यदि ब्लॉक में असेट है या नहीं है, दोनों ही केसेस में एक बात तो कंफर्म है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने मुझे नहीं मिलेगा। दोनों ही केसेस में क्या आने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, यदि ब्लॉक में असेट नहीं हुई तो मैं एक बात और बोलता था, और वो क्या बोलता था, ब्लॉक सीज टू, मतलब अब मेरा ब्लॉक खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर में आपको मेरा ब्लॉक दिखेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लॉक में कोई असेट बची नहीं। ब्लॉक बनता कैसे, ग्रुप ऑफ असेट से, असेट ही नहीं तो ब्लॉक किस बात का, समझा क्या, समझ रहा है। अच्छा, बट यहां पर ब्लॉक कंटिन्यू रहेगा क्या, ब्लॉक कंटिन्यू विथ नील WDV, ठीक है। जबकि यहां पर ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, सीज टू एग्जिस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करोगे, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, जितने भी आपने बेचा है, लेस क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 50A,
का 50A का प्रोविजन क्या बोलता था, चलो थोड़ा सा बता दो जरा मुझे, रिकलेक्ट करवाओ। ग्रॉस WDV, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट द ग्रॉस WDV। अब यदि ये फिगर पॉजिटिव आया तो समझ जाना क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और निगेटिव आया तो क्या समझ जाना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्लियर है। अच्छा, ग्रॉस WDV मतलब क्या होता है ये भी बता दो। ओपनिंग प्लस एडिशन, ये हमारा ग्रॉस WDV है ना। क्लियर है, मैटर क्लियर है क्या। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन की बात करो। डेप्रीसिएशन जब चार्ज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा चार्ज करना है, उसके बाद कौन सा, यदि जरूरत हो तो। एडिशनल डेप्रीसिएशन हर केस में आता है क्या, नहीं। तो यदि आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अपलोड करें, सॉरी हम चेक करेंगे। अच्छा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन में भी सबसे पहले क्या, किस रेट से, हाफ रेट। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली क्या, बैलेंस, किस रेट से, फुल रेट से। अच्छा, एडिशनल डेप्रीसिएशन में क्या करेंगे, अगेन पुट टू यूज लेस देन, किस रेट से, 10% या फिर 17.5% डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आगे देख लेंगे, डोंट वरी। बट ये किसका, कॉस्ट का। और अब क्या होगा, वो असेट जो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है, ये असेट के लिए क्या करूंगा, अगेन एक्चुअल कॉस्ट इनटू 20 या फिर 35, बराबर है क्या, जो बचेगा डेट इज अ क्लोजिंग WDV। अच्छा, यदि मेरे पास WDV एग्जॉस्ट हो गई है तो क्या एडिशनल डेप्रीसिएशन को डायरेक्टली मैं P&L में चार्ज कर सकता हूँ, बोलो। थोड़ा सा मैंने एक्सटेंडेड वर्जन भी दिखाया था कि वी कैन डायरेक्टली चार्ज टू द P&L। बात समझ में आई क्या यहाँ तक, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या। डेप्रीसिएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब आपका ब्लॉक का WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन पॉजिटिव है एंड ब्लॉक में असेट भी है, अवेलेबल है, देन ओनली यू कैन चार्ज डेप्रीसिएशन। जब भी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे सबसे पहले कैसे करना है, बोलते चलो बेटा, नॉर्मल में भी सबसे पहले कौन सा, लेस देन 180 डेज, कितना, हाफ रेट से। उसके बाद मोर देन 180 डेज, सॉरी बैलेंस WDV, फुल रेट से, ठीक है। उसके बाद एडिशनल यदि आपका एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा, ये वन टाइम डिडक्शन होता है एडिशनल डेप्रीसिएशन का, और यदि एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा तो स्ट्रेट अवे इसको कहाँ चार्ज कर देना, P&L में। क्लियर है। वैसे इतना टफ क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ डेप्रीसिएशन का हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, या कभी कभी डेप्रीसिएशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल देखे थे वो सारे एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एडिशनल डेप्रीसिएशन के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एडिशनल डेप्रीसिएशन, सॉरी नॉर्मल डेप्रीसिएशन किसको अवेलेबल है, ईच एंड एवरी असेसी को, ठीक है। बट एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अवेलेबल ओनली टू द असेसी हु इज engaged in the business of manufacturing or production or generation of power, transmission or distribution of any article or thing, or printing and publishing of the किस किस को अवेलेबल है थोड़ा सा बता दो। नॉर्मल डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू ऑल, समझ में आया क्या, नॉर्मल डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू ऑल, हाउएवर एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अवेलेबल ओनली टू द assessee who is engaged in the manufacturing of or production of any article or thing, engaged in the power generation या ट्रांसमिशन बिजनेस, engaged in the printing and publishing business। क्लियर है। किस किस को अवेलेबल है बताओ, assessee who is engaged in the manufacturing or production of any article or thing, second generation or transmission of power, third printing and publishing। क्लियर है। अच्छा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन हर एक असेट के लिए मिलता है, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, बट एडिशनल डेप्रीसिएशन सिर्फ किसके लिए मिलेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, हमने ये देखा था कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया क्या है, यस हमने क्या बोला था, न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड एनीबडी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होगी। सेकेंड हमने क्या बोला था, यदि ऑफिस में हमने कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करके रखा हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में इंस्टॉल करके रखा है तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। और क्या, शिप एयरक्राफ्ट व्हीकल यहाँ पर कवर नहीं होंगे, यस शिप और एयरक्राफ्ट व्हीकल यहाँ पर कवर नहीं होंगे।
या फिर ऐसी एसेट जिसके ऊपर ऑलरेडी 100% डेप्रीसिएशन गवर्नमेंट अलाउ करी तो उसके लिए भी आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन का बेनिफिट अलाउ नहीं किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है ऑन दोनों ही केसेस में पुट टू यूज का क्राइटेरिया है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पर तो एज गिवन बाय द इनकम टैक्स रूल्स, जबकि एडिशनल डेप्रीसिएशन में हमने क्या रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 20%, हाउएवर 35% इन अ केस वेयर फैक्ट्री सेटअप इन अ नोटिफाइड एरिया ऑफ बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? नोटिफाइड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अच्छा, डेप्रीसिएशन, नॉर्मल डेप्रीसिएशन हम किसके ऊपर चार्ज करते हैं? WDV, बट यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन है वो किसके ऊपर चार्ज करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर किसके ऊपर चार्ज करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। सर क्या 180 डेज का कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल? आंसर इज यस, एप्लीकेबल। ठीक है, यह इसका मतलब ये हुआ कि यदि असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ एडिशनल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ पुट टू यूज मिलेगा और बैलेंस कब मिलेगा? सब्सिक्वेंट ईयर। दिस इज द वन टाइम डिडक्शन। एडिशनल डेप्रीसिएशन इज अ वन टाइम डिडक्शन। लाइफ टाइम में, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलता है, जिस ईयर में आपने नई नवेली प्लांट एंड मशीनरी को परचेस किया, सिर्फ उसी ईयर में। ठीक है, उसके बाद वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, 180 डेज की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ओके, अच्छा, डेप्रीसिएशन से क्या रिड्यूस करना है? हाँ, रिड्यूस करना है, बट इन केस यदि डेप्रीसिएशन WDV आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है तो आप डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन को डायरेक्टली कहाँ चार्ज कर देना? P&L में। क्लियर है क्या बेटा? न्यू प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे बताया, न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड एनी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। 35 AD जब मैं पढ़ता हूँ तो 35 AD में क्या सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को भी न्यू माना गया? यस, बट एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए सेकेंड हैंड को हम प्लांट एंड मशीनरी को न्यू मानते हैं क्या? नहीं, चाहे वो इंडियन हो या इम्पोर्टेड हो, चाहे वो इंडियन हो या इम्पोर्टेड हो। इज इट क्लियर? 35 AD जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बोला था इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को हम एज गुड एज क्या मानेंगे? न्यू। बट जब एडिशनल डेप्रीसिएशन की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? प्योरली न्यू होना। ठीक है, दूसरा, ऑफिस प्रीमाइसेस में या फिर एडमिन ऑफिस में, रेसिडेंशियल प्लॉट में, एकोमोडेशन में, गेस्ट हाउस में क्या नहीं होना चाहिए? इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। ऑफिस अप्लायंसेस यहाँ पर कवर नहीं होंगे। एनी व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट कवर नहीं होगा। और वो सारे प्लांट एंड मशीनरी जिसके ऊपर ऑलरेडी 100% आपने डेप्रीसिएशन या डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो उसका डिडक्शन भी यहाँ पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि यहाँ तक? अब यदि आपको बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस मैं एग्रीगेट आपको क्वेश्चंस चेक करवा दूंगा, इसलिए एज ऑफ नाउ मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। हाँ, यदि आपको यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो बेटा पूछ लो प्लीज एवरीवन। प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रीसिएशन से रिलेटेड या डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए एवरीवन। कोई डाउट नहीं है? ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। जब क्वेश्चन करेंगे तब ये फटाफट क्लिक होना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट कंसेप्ट डेप्रीसिएशन का बच गया, डेट इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। वैसे तो ये कंसेप्ट को हम सेट ऑफ के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको पर्पसफुली पढ़ाता हूँ और वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, दोनों जगह पर्पसफुली पढ़ाता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन मतलब क्या? ऐसा डेप्रीसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। अरे क्यों नहीं हो पाया एब्जॉर्ब? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट की एडिक्वेसी नहीं थी। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना नहीं था कि मेरे डेप्रीसिएशन को, करंट ईयर के डेप्रीसिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो जो डेप्रीसिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उस डेप्रीसिएशन को मैं क्या बोलता हूँ? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। क्या बोलता हूँ उसको मैं? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। और ये जो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन है, इट इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर विथ एनी टाइप्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी एंड कैजुअल, बट ऑब्वियस कैजुअल से तो कोई होता ही नहीं, बट सैलरी बोलना जरूरी था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? इनफाइनाइट ईयर, जब तक आप सेट ऑफ नहीं होगा चलने दो, बिंदास। ठीक है, देखो क्या बोलता है। Assessee carrying business or profession are allowed to debit the depreciation expenses while calculating their income. However, such depreciation can be debited only to the extent of income available. और यदि आपके पास इनकम अवेलेबल नहीं है, इनकम की एडिक्वेसी नहीं है, तो वो डेप्रीसिएशन आप डेबिट नहीं कर पाएंगे। तो वो डेप्रीसिएशन जो बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी ऑफ
नेट इनएडिक्वेसी ऑफ इनकम डेबिट नहीं हो पाया, उसको मैं क्या बोलूँगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और ये जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ सेम ईयर में, किसके साथ, अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल। और यदि इस साल नहीं हो पाया तो आप उसे क्या कर लेना, कैरी फॉरवर्ड करना, कितने पीरियड के लिए, इनफाइनाइट, जब तक कि आप सेट ऑफ नहीं कर लेते, अगेन विद द एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल। देखो बाकी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, पीजीबीपी का लॉस हो गया, कैपिटल गेन का लॉस हो गया, ये जो लॉस होते हैं ना, या इवन आईएफओएस का भी, आईएफओएस तो चलो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये जो लॉसेस होते हैं जनरल लॉसेस, वो क्या होता है, यदि एक बार आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड रहता है क्या, नहीं, सिर्फ इंट्रा हेड अलाउड रहता है एक बार यदि कैरी फॉरवर्ड हो गया तो। बट डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं है, इवन दो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी इंटर हेड अलाउड रहता है, एक्सेप्शन सिर्फ सैलरी और कैजुअल है। बराबर है क्या बेटा, ये ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट एग्जाम में रहता है। क्या होता है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको दे देता है कि पुराने साल का है और मुझे दूसरी इनकम्स भी दी रहती है, तो क्या दूसरी इनकम के साथ डायरेक्टली मैं चार्ज सेट ऑफ कर सकता हूँ, हाँ यू कैन, एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल। ओके चलो, अब यदि आपके पास दो लॉसेस है, वन इज ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एंड अदर वन इज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो दोनों में से आप पहली प्रायोरिटी किसको देंगे सेट ऑफ करने के लिए, बिजनेस लॉस। वाई, बिकॉज उसकी लाइफ लिमिटेड है, 8 असेसमेंट ईयर है, जबकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो सकता है। ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, लिखवाया भी मैंने सेट ऑफ के चैप्टर में, यहाँ पे भी लिखवा के दिया हुआ है। आगे बढ़े थोड़ा सा और, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है, छोटा सा कंसेप्ट रहता है, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। सक्सेशन ऑफ बिजनेस मतलब क्या, कि कंपनीज का अमलगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है या फिर कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन मतलब क्या, अभी तक आपके पार्टनरशिप अभी तक आपके प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, अब उस प्रोप्राइटरी कंसर्न को आपने कंपनी में कन्वर्ट किया, या पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया, या प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया। तो इस सिचुएशन में अब जो डेप्रिसिएशन है, जो असेट का डेप्रिसिएशन, उसका क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज इफ देयर इज अ नो कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस। ऐसा मान लेना कि कोई कन्वर्जन हुआ ही नहीं और आप वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन आया है उसे आप नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करिए, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिवाइड करो। प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ नो सच सक्सेशन टेक्स प्लेस। और जो टोटल डेप्रिसिएशन आया, द डेप्रिसिएशन गोइंग टू बी अपोर्शन्ड बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यहां पर आप स्टार मार्क करो और स्टार मार्क करके लिखो रेफर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने करवाया था जो आपके मॉड्यूल का था, अपने क्वेश्चनर में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको इसके साथ जरूर करना है, यदि एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वही आएगा। और वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। होता क्या है कि कंपनी सपोज ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कन्वर्ट हो रही है सपोज बी लिमिटेड में, ऐसा कुछ तो भी जो भी क्वेश्चन है। कन्वर्जन के बाद हमने यहाँ पर भी कुछ असेट परचेस की है, यहाँ पर भी कुछ असेट परचेस की है। तो जो असेट मैंने कन्वर्जन के बाद परचेस किया, मतलब जो बी लिमिटेड ने ट्रांसफरी ने परचेस किया, उसका प्योरली फुल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको देना है, बी लिमिटेड, उसको अपोर्शन नहीं करना। अच्छा, अब जो असेट बिफोर कन्वर्जन परचेस की गई, इसका डेप्रिसिएशन आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बांटना पड़ेगा। ठीक है, बट कैसे बांटना, सिर्फ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। और जो WDV ओपनिंग है उसका डेप्रिसिएशन पूरे नंबर ऑफ ईयर के बेसिस पे बांटना। वो क्वेश्चन आप करना, मैंने बहुत शिद्दत के साथ आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और आपके नोट्स में भी उतनी शिद्दत के साथ दिया हुआ है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। वो क्वेश्चन जरूर 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 सॉल्व करना, और यदि ट्राई हो सके तो आज ही सॉल्व कर लेना। इन केस इफ यू आर हैविंग डाउट तो बताना मुझे, वो क्वेश्चन मैं वापस से ले लूंगा, बिकॉज यदि एग्जाम में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वही एक क्वेश्चन है। क्लिक हो गया, क्वेश्चन कौन सा है, एवरीवन सबको करना है, मिस मत करना। रेफर क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ो वीर, तुम बड़े चलो। एक्चुअल कॉस्ट, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड में, ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है,
व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक ऑफ असेट? दैट इज अ ग्रुप ऑफ असेट। जब भी मैं कोई असेट परचेस करता हूं तो यदि वो मेरे ब्लॉक के साथ उसका नेचर एंड रेट मैच होती है तो उस ब्लॉक में मैं उसको क्या दे देता हूं? एंट्री दे देता हूं। क्लियर है? अच्छा, जब भी असेट ब्लॉक में एंटर करती है तो किस पर एंटर करेगी? ऑन एक्चुअल कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? जब भी असेट ब्लॉक ऑफ असेट में, जब भी असेट ब्लॉक में एंटर करेगी वो एक्चुअल कॉस्ट में करेगी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट? तो हमने बोला एक्चुअल कॉस्ट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 43(1). कुछ बातें यहाँ पर ध्यान देनी है, जो जो स्टार मार्क करना है वो मैं आपको करवा दूंगा, बस सुनते चलो। सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या? असेट के पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे ऐड कर दो, इंक्लूडिंग फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस। हाँ, टैक्सेस का यदि आपने क्रेडिट ले लिया, जीएसटी आपने पेड किया और उसका क्रेडिट ले लिया तो फिर उसे एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? नहीं। बट यदि आपने क्रेडिट नहीं लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देना। याद आ रहा है सेक्शन 16(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट? वहां पे भी पढ़ाया था, यहाँ भी पढ़ाया था, याद करो। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। ओके, अच्छा, सब्सिडी जो मुझे मिलेगी वो भी लेस करूंगा क्या? यदि असेट से रिलेटेड मुझे सब्सिडी मिली है तो वो असेट की कॉस्ट में से क्या कर देंगे? लेस। नेट ऑफ सब्सिडी वाली कॉस्ट को रिकॉर्ड करना फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? समझ में आया क्या? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट जो था, जैसा हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए 43 पढ़ा ना, वैसा ही यहाँ पर भी एक पॉइंट था जो सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर एज अ प्रोविजो टू सेक्शन 43(1) ऐड किया गया, जिसमें बोला गया एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड टूवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ असेट by way of cash, cross check and bearer check in excess of ₹10,000, then that entire expenditure shall be disallowed. Disallowed मतलब sorry, disallowed मत करो, that entire expenditure should not form part of the actual cost. वापस से रिपीट कर दूं, यदि कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जिससे आपने असेट परचेस करने में इंकर किया और वो 10,000 से ज़्यादा कैश, क्रॉस चेक या बेयर चेक में है तो उसे एक्चुअल कॉस्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या एवरीवन? अपनी नोटबुक में यहां पर स्टार मार्क करिए, ये दोनों प्रोविजन हमारे काम के हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के, दोनों प्रोविजन काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। क्लियर है? मार्क कर लिया? अच्छा, मार्क कर लिया। सब्सिडी, इंटरेस्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया, वापस से बताने की जरूरत नहीं। जीएसटी एलिमेंट हमने देख लिया। हाँ, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1) अगेन 4 बार स्टार मार्क करो, 5 बार इंपॉर्टेंट लिखो एग्जाम पर्पस के लिए, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क कर लिया? अब सुनो मेरी बात, यदि कोई असेट को आपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया और 100% डिडक्शन ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हो, या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज़ किया और 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, और सब्सिक्वेंट यदि आप उसे नॉर्मल बिजनेस में लाते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमेशा क्या लेनी है? नील लेनी है। क्या लेना है? नील। पहला पॉइंट। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस के थ्रू यदि कोई भी एसेट आ रही है तो उस सिचुएशन में आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या ले लेना है? प्रीवियस ऑनर के हाथ में जो भी WDV है वो लेना। क्या लेना? WDV इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ऑनर। सर बट प्रीवियस ऑनर ने उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ऑनर की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और जो बचेगा डेट विल बिकम योर WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, छोटे छोटे से पॉइंट है बट एग्जाम में ट्रबल करते हैं क्योंकि ये होता है एग्जाम में। अच्छा, दूसरा इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, ये सब वैसे नहीं आता, एक बार पढ़ लिया तो चलेगा, रिक्वेजिशन हमने पढ़ा हुआ है। अब आप डायरेक्टली आ जाइए पॉइंट नंबर 5 में, बिल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग। सपोज यदि आपने बिल्डिंग जिसे हमने अर्लियर डेज में पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया और सब्सिक्वेंटली अब बिजनेस में ला रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है? बिल्डिंग की जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, अब जो बचेगा डेट विल बिकम योर एक्चुअल कॉस्ट।
अब ये पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट मार्क क्यों करवाया, पढ़ाते समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द बिल्डिंग, एप्लीकेबल ओनली टू बिल्डिंग एंड नॉट टू अदर असेट, एंड नॉट टू अदर असेट। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई और दूसरी असेट्स है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि कोई दूसरी असेट्स है जिसे हमने अर्लियर डेज में पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया और अब मैं बिजनेस पर्पस के लिए उसे शिफ्ट कर रहा हूं, तो उसके ऊपर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उसे मैं एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे भी ला सकता हूं। समझ में आया? हमारे माइंड में क्या चलता है, हम वो बिल्डिंग वर्ड को मिस कर देते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग वर्ड को मिस किया ना, कहानी वहीं खत्म हो गई, एग्जामिनर ने आपके मजे ले लिए। आपको एग्जामिनर को अपने मजे लेने देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन में जो कंसेप्ट इंसर्ट किया गया, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल्डिंग, स्टिक विद द बिल्डिंग ओनली, बाकी एसेट के लिए है क्या, नहीं। अच्छा, बाकी सब्सिडरी होल्डिंग में ट्रांसफर हुआ, अमलगमेशन में, डीमर्जन में, तो आपको पता है कि ओल्ड कंपनी की जो WDV वही लेना है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, यदि आपको GST का क्रेडिट मिल रहा है, वापस से, यदि आपने ऑलरेडी GST का क्रेडिट ले चुके हो, यदि ITC आपने लिया है तो नेट ऑफ ITC आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, और नहीं लिया तो उसे एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देना। तो ये ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, सब्सिडी को क्या कर देना, लेस कर देना। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? तो इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन का जो मेजर इशू था वो खत्म हो जाता है। Now we are coming into section 36, one of the very important provision again। 36 क्या है? 36 में भी आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन दिया गया है, बट सब्जेक्ट टू सम और अदर कंडीशन। सेक्शन 36 में भी आपको एक्सपेंसेस का डिडक्शन दिया गया है, बट सब्जेक्ट टू सम और अदर कंडीशन, और वही कंडीशन मुझे याद रखनी पड़ती है। कंडीशन मुझे याद है तो मैं एक्सपेंसेस का डिडक्शन अलाउ डिसअलाउ इजीली कर दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टूवर्ड्स द स्टॉक। स्टोर्स एंड स्टॉक का यदि आपने प्रीमियम पे किया है तो अलाउड एज डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारे रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, उसका मैंने इंश्योरेंस निकाला, उसका प्रीमियम पे किया, स्टोर्स कंज्यूमेबल का इंश्योरेंस निकाला, प्रीमियम पे किया, डिडक्शन मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, बिंदास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेड किया, पेड बाय द फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ द कैटल, then also allowed as बोलो डिडक्शन, तो भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा, यस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अब आ रहा है, और वो क्या है कि इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टूवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस, दैट इज अ मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस। किसका हेल्थ इंश्योरेंस? एम्प्लॉइज का या एम्प्लॉइज के फैमिली मेंबर का, including the keyman insurance policy, then it is allowed as deduction subject to condition that premium paid by way of other than cash। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ना मैं कुछ और बात आपको करता हूँ। देखो, आपको याद होगा हमने सेक्शन 80D पढ़ा था, याद है क्या तुम्हें? हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जब हमने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो तो आपको डिडक्शन 80D में मिलेगा, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी, बाय वे ऑफ अदर देन कैश। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड यदि चेक के थ्रू पेमेंट किया तो ही डिडक्शन मिलता है, चाहे वो 80D हो चाहे वो 36 हो। बराबर है क्या? लिंकेज करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा ना, बस और कुछ नहीं। तो 36 में हमें क्या याद रखना है, मेडिक्लेम प्रीमियम एम्प्लॉइज के लिए हमने पे किया बाय वे ऑफ अदर देन कैश, देन अलाउड इज डिडक्शन, बाय वे ऑफ अदर देन कैश देन अलाउड इज डिडक्शन, चेक के थ्रू पेमेंट किया, नेट बैंकिंग, तो अलाउड इज डिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस एंड कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है। बोनस कमीशन का क्या डिडक्शन मिलेगा मुझे? ऑफकोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन इट शुड नॉट बी पेड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या, डिविडेंड की जगह यदि आपको बोनस दिया गया तो डिसअलाउड, प्योर बोनस दिया जा रहा है, प्योर कमीशन दिया जा रहा है, देन अलाउड इज डिडक्शन, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सर सेक्शन 43B क्या है? तो यदि आपको याद हो तो 43B बोलता था कि इंश्योरेंस और बोनस का डिडक्शन हम देंगे और सिर्फ तभी देंगे व्हेन इट इज एक्चुअली पेड टू द एम्प्लॉय। मैंने आपको बताया था कहानी होती क्या थी,
कि बोनस हम अनाउंस कर देते थे बट एम्प्लॉय को पे नहीं करते थे और डिडक्शन क्लेम करते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला चल बेटा 43B में आ जा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक अब आप एक्चुअल में पे नहीं कर देते तब तक आपको डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो बोनस कमीशन में दो बात, इट शुड बी प्योर बोनस एंड कमीशन दैट इज नॉट पेड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा क्या, बोनस और कमीशन allowed as deduction only on actual payment basis that is subject to section 43B। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इजी पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इसमें बातें करनी नहीं है, बस एक बात याद रखना, यदि बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है तो आपको डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, प्लीज़ एवरीवन ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। मैंने अमाउंट बोरो किया, मैंने कैपिटल बोरो किया फ्रॉम कहाँ से, बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को पहले ध्यान से सुना फिर बोलना। फॉर द पर्पस ऑफ CARRR, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ CARR का मेरा मतलब है कि मैंने होम लोन ले रखा है। आप मेरी भावनाओं को समझो, CARR समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? 24B की बात कर रहा हूँ। क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था? किस बेसिस पर मिलता था? अक्रूअल बेसिस। मतलब यदि मैंने एक्चुअल पेड नहीं भी किया तो भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा क्या? यस मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे क्लियरली 24B बोलता था अक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन दूंगा मैं। जबकि बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोफेशन पर्पस के लिए लोन लिया तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि कैपिटल पर्पस के लिए या रेवेन्यू पर्पस के लिए, और उसमें भी रेवेन्यू पर्पस। चलो इतना मैं आपको थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट नहीं करता, सिंपल मैं सिंपल बात करता हूँ। इसका आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 में सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, मतलब ओनली ऑन बराबर है ना, ध्यान रहेगा। अक्रूवल बेसिस पे हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन देते हैं वो, बट जब मैं पीजीबीपी में आता हूँ तो मेरा बेसिस क्या है? पेड बेसिस। यदि आपने पेड नहीं किया तो आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला है क्या? ध्यान रहेगा। अच्छा, बट ये जो कंडीशन है ये सिर्फ किसके साथ थी? 43B हमने पढ़ा है, 43 हमने बी पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब छोटी मोटी जो बातें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड वो कर लेते हैं। लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड, रिलेटिव एटसेट्रा। मनी मस्ट बी बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये ऑलरेडी हमें पता है। दूसरे पर्पस के लिए बोरो करेंगे, पर्सनल पर्पस को डिडक्शन नहीं मिलेगा। होम लोन बोरो किया है मतलब CRR के लिए बोरो किया है तो 24B में मिलेगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, यदि कैपिटल असेट परचेस करने के लिए बोरो किया, किस पर्पस के लिए किया? फॉर द पर्पस ऑफ, इन केस ऑफ कैपिटल असेट तो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है अप टू पुट टू यूज, आपको उसे क्या करना? अरे बोरोइंग कॉस्ट, एज अ बोरोइंग कॉस्ट उसे कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट में ऐड कर देना है, और उसके ऊपर क्या चार्ज करना है? डेप्रीसिएशन। भूल गए क्या? इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज नीड टू बी कैपिटलाइज। अप टू पुट टू यूज मैंने बोला ना, तो अप टू पुट टू यूज का जो इंटरेस्ट है उसे आप कैपिटलाइज कर देना, कॉस्ट में ऐड कर देना और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करना। बट आफ्टर पुट टू यूज डायरेक्टली चार्ज टू द P&L। वापस से रिपीट करूं मैं, कैपिटल एसेट को परचेस करने के लिए लोन लिया तो लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है अप टू पुट टू यूज का जितना भी इंटरेस्ट है दैट वन इज नीड टू बी ऐड इन योर एक्चुअल कॉस्ट एंड डेप्रीसिएशन के फॉर्म में डेप्रीसिएशन डिडक्शन क्लेम करना है। आफ्टर पुट टू यूज जितना भी इंटरेस्ट है डायरेक्टली चार्ज टू द P&L ऑन एनुअल बेसिस, ईयरली बेसिस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड बेटा। चलो, वेयर लोन इज टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, ये तो अभी बताया मैंने, बताओ। शेड्यूल बैंक से लोन लिया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया, या फिर एनी अदर पर्सन जो कि नोटिफाइड है फॉर 43B, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन सिर्फ किस बेसिस पर मिलेगा? वेरी गुड। प्रोप्राइटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एग्जाम में मिलता है ये बार बार, हम तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल के ऊपर यदि इंटरेस्ट दिया है तो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया तो अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। बता दो जरा 40B क्या बोलता है?
मैक्सिमम 12% पर एनम सब्जेक्ट टू ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। याद आया क्या, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड एज डिडक्शन, बराबर है। बट अदर टैक्सेस को पे करने के लिए लोन लिया तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये सारी बातें हमने की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता था जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें कूपन नहीं है, जीरो कूपन है। जीरो कूपन है मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट ईदर एट पार और एट प्रीमियम, रिडीम एट पार और एट प्रीमियम, क्लियर है बेटा। अच्छा बताओ जीरो कूपन बॉन्ड में क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, वॉट एवर डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन वैल्यू एंड इशू प्राइस अलाउड एज डिडक्शन ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, बराबर है क्या? क्या बोला मैंने, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, जल्दी फास्ट एवरीवन। डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन वैल्यू एंड इशू प्राइस अलाउड एज डिडक्शन ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, क्लियर है, समझ में आ गया। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ये ध्यान रहेगा। चलो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, जल्दी से बताओ। यदि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड फंड में किया जा रहा है देन अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी, मतलब एक्चुअली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो जाना चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और सुपरएनुएशन फंड, ये जो पर्टिकुलर है ना ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रीब्यूशन को यदि आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट डिपॉजिट नहीं किया तो उस सिचुएशन में ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसे मैं आपकी क्या मान लूंगा, इनकम, ठीक है। अमाउंट ट्रीटेड एज योर इनकम इफ नॉट डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ये थोड़ा सा प्रोविजन अलग है, ये मेरी एक्सपेंसेस नहीं है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट एट ऑल माई एक्सपेंसेस, ओके। तो इसके डिडक्शन की बात हम नहीं कर रहे, बट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यदि एम्प्लॉयज से आपने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपने यदि इसे डिपॉजिट नहीं किया रिस्पेक्टिव फंड में तो फिर मैं इसे आपकी इनकम मान लूंगा और इसे टैक्स करूंगा, क्लियर है। चलो लास्ट जानवरों की बात कर लो जरा, बोलो जानवरों के लिए हमने क्या बात की थी, एनिमल्स के लिए। एनिमल कौन से एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं बताओ, हाँ वेरी गुड। एनिमल्स भी दो टाइप के, एक है स्टॉक इन ट्रेड और दूसरा कौन सा है, कैपिटल असेट। तो वो एनिमल्स जो कैपिटल असेट है, क्योंकि इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन देती है क्या, अरे एनिमल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कब से मिलने लग गया आराम से लंबी लंबी सांस से लो फिर आंसर दो। एनिमल्स यदि मेरे लिए एज अ कैपिटल असेट है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ करती है, नहीं करती। अब डेप्रिसिएशन नहीं दी, अब एनिमल्स की ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो गई तो मेरे लिए तो पूरा कैपिटल लॉस है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो एनिमल की डेथ हुई या एनिमल यूजलेस हो चुका है, अब आपके कोई काम का नहीं बचा, तो उसकी जो भी कॉस्ट है लेस रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, उसकी जो डेड बॉडी से जो भी स्क्रैप वैल्यू आ रही है, रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है, इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36, क्लियर है। बट एट द सेम टाइम यदि एनिमल आपके लिए एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल मत कर देना, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्टली पीएनएल में मैं एडजस्ट कर चुका हूँ नॉर्मल लॉस मानकर। समझाया है, ये समझाया है। ये प्रोविजन सिर्फ किसके लिए बनाया गया, वो एनिमल्स जो कि हमारे लिए एज अ कैपिटल असेट है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग के लिए काऊ बफेलो मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट। तो यदि उनकी डेथ हो जाती है या फिर डेट एनिमल बिकम यूजलेस तो उसकी जो वैल्यू कॉस्ट थी लेस रियलाइजेबल वैल्यू अलाउड एज डिडक्शन, क्लियर है। पूरा का पूरा अमाउंट वन स्ट्रोक में आप पीएनएल में चार्ज कर दीजिएगा, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे बेड डेट्स की बातें हम करते हैं। हार्डली 3-4 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, बट 3-4 मिनट में ये प्रोविजन एटलीस्ट हम कवर कर लें। बेड डेट्स में हमने क्या बोला था, बेड डेट्स का यदि आप प्रोविजन बनाते हैं, क्या बेड डेट्स का एरिया प्रोविजन बना रहे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन और रिजर्व नॉट अलाउड एज डिडक्शन, प्रोविजन बेसिस पे रिजर्व बेसिस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर बेड डेट्स का डिडक्शन कैसे मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि बेड डेट्स का आपको डिडक्शन मिलेगा इफ इट इज चार्ज टू द पीएनएल। क्या, पहला कि जो डेटर है आपने उसे रिकॉर्ड किया, that should be related to the business and recorded as your income,
मतलब आपके इनकम के कंपटीशन में आ चुके हैं। एंड राइट ऑफ मतलब चार्ज टू द P&L, आपने P&L में डायरेक्टली राइट ऑफ कर दिया। देन बैड डेट्स अलाउड एज डिडक्शन। वापस से यदि आपने सिर्फ बैड डेट्स के प्रोविजन बनाए, मतलब अपनी बैलेंस शीट से डेटर उड़ाए नहीं है, राइट ऑफ नहीं किए, तो उस प्रोविजन बेसिस पे बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। फिर बैड डेट्स का डिडक्शन कब मिलेगा? बैड डेट्स का डिडक्शन तब मिलेगा जब आपने उस डेटर को ऑलरेडी इनकम के कंपटीशन में ले लिया है और सब्सिक्वेंटली P&L से राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट से उड़ा दिया, तब बैड डेट्स का आपको डिडक्शन मिल सकता है। सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि आपने बैड डेट्स का डिडक्शन क्लेम किया, पर्टिकुलर एक्स डेटर था, मुझे लगा कि ये बैड डेट है, अब ये देने वाला नहीं है, डाउटफुल है, तो मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, उड़ा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। बट सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे 4-5 सालों बाद वो एक्स डेटर ने मुझे पैसे दे दिए, मतलब बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। तो इन द ईयर ऑफ रिकवरी दैट बैड डेट्स इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम एंड टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। तो बैड डेट्स की रिकवरी कौन से ईयर में टैक्सेबल होगी? इन द ईयर ऑफ रिकवरी एज अ डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41(4). क्लियर है? चलो, मैंने आपको ये बताया जरूर है कि बैंक के केस में हमें बैड डेट्स प्रोविजन बेसिस पे बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन लीव दैट। ठीक है, अब आता है फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस। फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस की यदि मैं बात करूं, तो फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस का डिडक्शन, सबसे पहले डिडक्शन जो मिलता है वो सिर्फ किसको मिलता है? कंपनी। अदर देन कंपनी को फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। कंपनी कैन बी डोमेस्टिक, इट कैन बी फॉरेन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट डिडक्शन फैमिली प्लानिंग का सिर्फ किसको है? कंपनी। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या? जो हमने फैमिली प्लानिंग के अवेयरनेस के लिए रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किए, उसकी बातें हो रही है। ठीक है, अब जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसका तो गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग के रेवेन्यू एक्सपेंसेस का 100% डिडक्शन दे देती है, और जो कैपिटल है उसका 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। बट ये जो 1/5 डिडक्शन मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, यू कैन चार्ज टू P&L ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपकी इनकम इनएडिक्वेट है तो उस केस में आप P&L को चार्ज नहीं कर पाओगे, तो वो जो फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, उससे मैं क्या बोलूँगा? अनएब्जॉर्ब, और जस्ट लाइक का डेप्रिसिएशन हम इसको ट्रीट करेंगे। मतलब इनफाइनाइट ईयर तक मैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकता हूँ, अदर देन सैलरी एंड कैजुअल। ठीक है, लास्ट पॉइंट यहां पर बचता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड CTT। ध्यान से सुनना, यदि शेयर्स एंड सिक्योरिटी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, एंड ऑन दैट स्टॉक इन ट्रेड यू आर पेइंग अस STT और CTT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, देन अलाउड एज डिडक्शन। बच्चों को डाउट होता है, देखो ये मेरे लिए शेयर्स है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ये मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है। इफ इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड तो STT जो हमने पेड किया है अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन अंडर हेड PGBP। ठीक है, बट इफ इट इज अ कैपिटल असेट देन इग्नोर STT, बिकॉज सेक्शन 48 का प्रोविजो क्या बोलता था? STT का हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब परचेस करते समय, जब आपने शेयर्स परचेस करते समय STT पेड किया तो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, और सेल करते समय जो STT पेड किया वो आपके सेल कंसिडरेशन से लेस नहीं होगा। बट स्टॉक इन ट्रेड में जितना भी मैं STT पेड करूंगा उसका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा क्या? यस, क्लियर है? इसी के साथ 36 का प्रोविजन कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की बातें हम करेंगे आज नहीं कल। कल हम अपने PGBP का रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे और सब्सिक्वेंट लेक्चर में उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। कोई डाउट है क्या बच्चा?